अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप क्लियर है? Welcome to online biology class. In previous class we started chapter 7 and that is bioenergetics. Do you know what is bioenergetic? In last class we discussed कि जब हम बात करते हैं एनर्जी के कन्वर्जन की into different forms, that is bioenergetics. उसकी स्टडी बायोएनर्जेटिक्स कहलाती है। या फिर अगर हम एनर्जी के रिलेशनशिप्स को देखें, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखें, या फिर एनर्जी का ट्रांसमिशन देखें, ये सब बायोएनर्जेटिक है। मुबशरा बेटा अपना कनेक्शन चेक करो, यहाँ से ओके है सब, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चेक इट अगेन और फिर मुझे इन्फॉर्म करो। And then we discussed okay, what is energy. We are continuously discussing about energy, energy transformation, energy transmission, energy relationships. Energy होती क्या है? Capacity to do work. Living organisms need energy in order to perform daily activities. Whatever you want to do, जो कुछ भी आपने करना है, for this you need energy. Is that clear? For everything you need energy. तो सेल को भी एनर्जी की नीड होती है, एक एक सेल को बॉडी के, और उस एक एक सेल के साथ आपकी जो बॉडी है पूरी, उसको भी एनर्जी की नीड है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। आपका फ़ोन है, अगर उसकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, ख़त्म हो जाए, फ़ोन ऑफ हो जाए, तब भी आप उसको थ्रो नहीं करते, फेंकते नहीं हैं, बल्कि यू चार्ज योर बैटरी अगेन एंड इट कैन रीयूज़। तो होता क्या है कि जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी की नीड वैसे ही होती है। मुझे टेलीविज़न देखना है, मुझे जो है वो खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वॉक करनी है, मुझे जॉगिंग करनी है, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई नीड एनर्जी बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? एंड देन वी डिस्कस्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी से रिलेटेड लॉ हमने पढ़ा था एंड दैट इज़ वेरी फेमस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. You know very well, energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हमने ये देखा कि ज़मीन में जो बेस्ट सोर्स है ना बेसिकली एनर्जी की, वो सन है, और उस सन से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। लाइक हम भी उसको एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी की फॉर्म में, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी की फॉर्म में, और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? अपने फूड में, दैट इज़ केमिकल एनर्जी, उससे वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। ह्यूमन को उस एनर्जी की नीड होती है अपने डेली जो काम है उसको करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर सन से एनर्जी ज़मीन पे आ रही है, ये बेस्ट सोर्स है और अर्थ पर ओनली सोर्स है जहाँ से हमें जो है वो एनर्जी मिल रही होती है। सन से एनर्जी अगर ज़मीन पर आ रही है तो वो आती है लाइट एनर्जी की फॉर्म में। आपको पता है ना, सनलाइट इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर प्लांट्स उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे, दैट विल बी केमिकल एनर्जी, ठीक है। और अगर नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो आप देखते हो
हीट अप हो जाती है वो चीज़, ठीक है। तो हीट एनर्जी की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो रही होती है। तो अगर आपको पता लगे कि इसका जो मंबा है, इसकी जो सोर्स है बेसिकली एनर्जी की, वो है क्या, द ओनली बेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी इज सन। सनलाइट ये वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है जिससे आप जो है कोई अपनी जो लिविंग लाइफ स्टाइल है, जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी डेली रूटीन की, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी जो है, देखो बायो एनर्जेटिक्स में तुमने क्या पढ़ा था, ट्रांसमिशन, ट्रांसफ़र, रिलेशनशिप्स। अब आप यहाँ देख लो, सनलाइट अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिल रही है तो हीट तो उनको मिल रही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी ट्रांसमिट भी होती है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यू कैन सी हियर in this picture, sunlight is absorbed by the plants, you can see, and plants are known as producers. Plants जो हैं वो producers हैं। producers कहते हैं ऐसे living organisms को that produce something, और plants produce क्या करते हैं, food prepare करते हैं, energy बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में ना। तो जब हर्बीवोर्स उन प्लांट्स पे फीड करते हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फिर जब कंज्यूमर उन हर्बीवोर्स पे बेसिकली जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं या स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, तो जब वो हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं तो एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो कर रहे होते हैं और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। फिर इसी तरह लार्ज कार्निवोर्स जो है वो स्मॉल कार्निवोर्स पे फीड करते हैं, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती रहती है। इज़ दैट क्लियर? यू कैन सी हियर एज वेल कि किस तरह से जो हमारे पास लाइट एनर्जी है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है टू डिफरेंट प्लेसेस। वाटर है, वाटर भी जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो भी बिकॉज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। वही वाटर जो है वो उसकी जो एनर्जी है जब उसको मूव करवाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है, जो डैम्स में कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी पे जब वो टरबाइंस पे गिरती है। हम पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं होती, वी नीड सम इक्विपमेंट्स, वी नीड सम डिवाइसेस, और उनको रन करने के लिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपके घर में जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बिजली कहते हैं, बनती तो पानी से ही है, ठीक है, और जब वो पानी से बन रही है तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पहले वो मैकेनिकल एनर्जी थी पानी में, जैसे ही उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी अब वो आपके घरों में आ रही है, ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, एलईडीज़ हैं, जब ये सब ऑन हो रही हैं तो वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इज़ दैट क्लियर? लाइट एनर्जी में। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट ना हो या एक नई, हमेशा एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो कन्वर्ट हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? प्लांट्स में ये कन्वर्जन होती है फूड की फॉर्म में। आपको पता है ना, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको पता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली वो ज़मीन में चले जाते हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ द ह्यूमस, दे विल बी द पार्ट ऑफ द सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर वो डेड हो जाते हैं, उनमें डीके हो जाता है तो वो अंडर द सॉइल चले जाते हैं। मिलियन ईयर्स उनको लगते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और फिर होता क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल में। एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो फ्यूल जो है ऑब्वियसली इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। बॉडी ऑर्गेनिक है, केमिकल्स हैं बॉडी में, तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई फॉसिल फ्यूल में। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू कि हाउ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। एक छोटा सा ये टॉपिक था जिसमें आपको एनर्जी का कन्वर्जन समझना था। अगर आपको एक दफ़ा ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी
कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है और ये क्यों होता है, तो यू मे अंडरस्टैंड द थीम ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ और एनर्जेटिक्स, एनर्जी की बात हो रही है, उसके ट्रांसफ़र की, उसके ट्रांसमिशन की, और उसमें लिविंग सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। प्लांट इन्वॉल्व है, प्लांट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन इन्वॉल्व है, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और जब हमारी डेथ हो जाती है और अब जब हम ज़मीन में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स अगर ज़मीन में जाएंगे तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, और फिर उनकी बॉडी से जो है वो फॉसिल फ्यूल बनता है। तो बेसिकली दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब आपके पास एक टॉपिक है केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो होता है दो रिएक्शंस के थ्रू। या तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है या फिर रिडक्शन का रिएक्शन होता है। किसी भी लिविंग सिस्टम में, किसी भी बॉडी में आपके पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। या तो आपके पास कोई नया केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, या आपके पास कोई पुराना केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है। आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म क्या था, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कुछ नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन या कुछ पुराने मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो इम्पॉसिबल है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन के थ्रू या फिर रिडक्शन के थ्रू। यहाँ पे आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अभी आगे मैं आपको पूरा एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस होते क्या हैं मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। आप बस अपने जहन में ये बात रखिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होगा वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा और रिडक्शन के थ्रू होगा। अगर ये दो प्रोसेसेस नहीं होंगे तो एनर्जी का ट्रांसफ़र भी इम्पॉसिबल है। इज़ दैट क्लियर? अब लेट्स सी व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन and what is reduction reaction. Do you have any idea about the oxidation and reduction reactions? Yes, class, do you have any idea? The reaction in which loss of electron takes place, हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी भी मॉलिक्यूल में से, वो ऑक्सीडेशन है, मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, जहाँ जाके वो ऐड हो रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, ओके। करेक्ट मुबशरा। मैंने आपको शायद पहले भी सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, एक ऐसा रिएक्शन जिनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज रिडक्शन। These electrons carry energy from the molecules from where they release to the molecules where they are added. The gain of electrons brings energy which is stored in it. अब हमेशा ये बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसका मतलब है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ से। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जाके ऐड होगा वो गेन कर रहा है मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब है वो एनर्जी गेन कर रहा है। आर यू गेटिंग? इलेक्ट्रॉन समझें उसमें एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी के ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ये एक मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे आके एनर्जी स्टोर हो गई है। इज़ दैट क्लियर? डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन? तो हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूसली
ये जो रिएक्शंस हैं ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। और अगर ये रिएक्शंस ना हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ना हो, तो लिविंग सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र इम्पॉसिबल हो। एनर्जी का ट्रांसमिशन मस्ट है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ही जब किसी एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, वहाँ ऑक्सीडेशन होनी है, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जो है वो ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके ऐड हो रहा है, वहाँ गेन हो रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ एनर्जी जाके स्टोर हुई है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन के रिडक्शन रिएक्शंस के बगैर एनर्जी का ट्रांसफ़र इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप यूँ समझ लें कि आपके पास आयरन मौजूद है, जैसे लोहे की कोई चीज़ है, अगर आप उसको ओपन एयर में रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और रस्ट बन जाती है, तो मतलब जंग सा आ जाता है उस चीज़ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन में, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है, वो मस्ट है, वो नेसेसरी है। इज़ दैट क्लियर? अनस, व्हाट हैपेंड बेटा? आप बार बार क्यों इस तरह से आ रहे हैं? एवरीथिंग इज़ क्लियर? जी। नेक्स्ट है एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग बट आई डोंट हैव मनी। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे शॉपिंग पे जाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलें, मैं चली जाती हूँ शॉपिंग पे। तो क्या बिना पैसों की शॉपिंग होगी? जी, बिना पैसों के तो शॉपिंग नहीं होगी। तो होता क्या है कि अगर मुझे अपनी डेली रूटीन पे फोकस करना है, मुझे लर्निंग करनी है, मुझे टीचिंग करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे जॉगिंग करनी है, मुझे कुकिंग करनी है, मुझे स्वीपिंग करनी है, वॉट एवर द ड्यूटीज़ ऑफ माइन, एंड आई वॉन्ट टू परफॉर्म माई ड्यूटीज़, आई नीड एनर्जी। तो मेरी बॉडी में उस एनर्जी की करेंसी क्या है, या किसी लिविंग सिस्टम की बॉडी में उस एनर्जी की करेंसी क्या है, ठीक है। आपके पास मोबाइल्स हैं and you are very careful, you are very conscious about your batteries। तो होता क्या है कि आप उसको चार्ज रखते हैं। हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी का जो शट डाउन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि भाई मोबाइल हम पहले से चार्ज करके रखते हैं। इट मीन्स हम एनर्जी को अपनी स्टोर करके रखते हैं। हमारे घरों में यूपीएस मौजूद होता है, ठीक है। अभी अभी किया है ना, हम जब अभी बाहर थे, अब देखो कितनी देर में आते, 5 से 6 मिनट तो। ओके, अच्छा जी। हमारे पास क्या होता है, हमारे घरों में यूपीएस होता है। यूपीएस की फंक्शन पे आपने कभी गौर किया है? यूपीएस के फंक्शन पे क्या होता है कि जब लाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो उसकी बैटरी जो है ना उसको स्टोर कर रही होती है। जब शटडाउन होता है, जब लोड शेडिंग होती है, तो उसको वो जो है हमें प्रोवाइड करता है। जिस टाइम सब घरों में लाइट नहीं है, अगर यूपीएस लगा है तो हमारे फ़ैन भी ऑन होंगे, हमारी ट्यूब लाइट्स, हमारे सेवर भी ऑन होंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स में हम एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। आपके पास टॉर्च हैं,
बल्ब्स हैं, आप जो हैं वो प्लेट्स आती हैं, सोलर प्लेट्स होती हैं जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करती हैं और फिर वो यूटिलाइज़ की जाती है सारी लाइट एनर्जी शट डाउन या जो पावर सप्लाई नहीं हो रही होती, लोड शेडिंग होती है उस तरह से। तो हमारी बॉडी जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन। ह्यूमन बीइंग इज़ रियली अ कॉम्प्लेक्स मशीन। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मशीन है। हमारी बॉडी में भी हमें एक ऐसा एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए, एक ऐसी करेंसी चाहिए जो हमारी बॉडी को नरिश करे, एनर्जी उसको बेहतरीन एनर्जी प्रोवाइड करे so that we may perform our daily routine functions. Are you getting? And that molecule is ATP. Thank you, sir. Jazakallah. ATP, adenosine triphosphate. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो स्पेशल मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी वो स्टोर होता है। आप यूँ समझ लें ये करेंसी है, ये एनर्जी की करेंसी है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें, हमारे सेल को, हमें, हम सबको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आई वॉन्ट टू गिव द आंसर। मुबशरा आपने जो क्वेश्चन किया है ना बेटा ये, ठीक है, देखें हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, वो एनर्जी मतलब एक है, ठीक है, हमारा एक कंसेप्ट ये है ना कि हमने खाना खाया, पानी पिया, हमें एनर्जी मिल गई। लेकिन बेटा जो भी खाना हम खा रहे होते हैं, जो भी हम फूड ले रहे होते हैं, वो ब्रेक होता है, ठीक है। मैं अगर एक रोटी खा रही हूँ ना तो मेरा सेल है माइक्रोस्कोपिक, वो रोटी का बाइट जो है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, उसको इतना ब्रेक होना है कि वो सेल के लेवल पे जाके उसको एनर्जी दे दे, ठीक है। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो यहाँ रिलेट करता है इससे, तो बेसिकली वो इधर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। फिर हमें जहाँ जब भी जैसे भी एनर्जी की नीड होती है तो एटीपी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एनर्जी। आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी हियर 1 2 3, ये 3 फॉस्फेट की चेन है, ठीक है, 3 फॉस्फेट, दैट्स वाई वी यूज वर्ड हेयर ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये है एडिनोसिन का मॉलिक्यूल जिसमें ये आपके पास 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ये एडेनिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हो प्रोटीन में नाइट्रोजन कितनी एसेंशियल है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इसका स्ट्रक्चर है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बगैर जो है वो एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि एनर्जी इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी तो पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है वो एनर्जी लेके निकल रहा है, तो एनर्जी लिबरेट हो रही है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय एडीपी। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है जो किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिलीज होती है, ठीक है। वो एडीपी, एडीपी का मतलब है डाइफॉस्फेट, इसका मतलब है यहाँ 3 के बजाय 2 फॉस्फेट होंगे। तो जब एनर्जी ये यूज़ करेगा तो ये अपने साथ एक और फॉस्फेट ऐड करेगा और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी, ये मॉलिक्यूल जो आपको यहाँ पे गिवन है। इज़ दैट क्लियर? आपके पास जो पिक्चर है वो एटीपी की है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में वी हैव 3 फॉस्फेट। यू कैन सी माय रेड स्पॉटलाइट 1 2 3, ठीक है। ये 3 फॉस्फेट हैं। जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जब वो हमें दे देता है ना तो इसका मतलब है इसके पास एक फॉस्फेट कम हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है एडीपी में। तो एडीपी जो है ना वो डिस्चार्ज बैटरी है, जैसे आपने मोबाइल यूज़ किया और इतना किया इतना किया इतना किया कि उसकी बैटरी जो है वो 30-40% पे आ गई, तो ये एडीपी हो गया। फिर उसके बाद जब कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, एनर्जी उसमें से लिबरेट हुई, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, अनदर फॉस्फेट के साथ वो अपना बॉन्ड बनाएगा और वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एटीपी में। यू कैन सी हियर, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है ऑलमोस्ट 7.3 किलो कैल्स पर मोल, जो एनर्जी एटीपी में स्टोर होती है, ये करेंसी कहलाते हैं। ठीक है,
तो होता क्या है कि ADP, इसके साथ एक फॉस्फेट ऐड होता है, साथ में एनर्जी ऐड होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में। और ATP का जो मॉलिक्यूल होता है ये एक फुल चार्ज्ड बैटरी की तरह से होता है, जिसमें 7.3 किलो कैल्स पर मोल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। ये एनर्जी बेसिकली हमें, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारे या एनिमल्स की बॉडी लिविंग सिस्टम में, तो वहाँ पे ये उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ADP विथ 2 फॉस्फेट। ठीक है, बॉडी में जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, एनर्जी अगर इसको मिलती है, इट विल मेक बॉन्ड। देखें, बॉन्ड बनाने के लिए या बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, किसी नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो या फिर किसी पुराने बॉन्ड का जो है वो मतलब ब्रेक हो रहा हो, तो होता क्या है कि हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, एनर्जी की। बॉन्ड ब्रेक हो या बॉन्ड फॉर्म हो, विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये अगर एनर्जी ले रहा है, आप देख रहे हैं ये हाफ बैटरी है, पार्शियली चार्ज बैटरी, कुछ एनर्जी है लेकिन ये फुल एनर्जी नहीं है। जैसे ही ये फॉस्फेट इसमें ऐड होगा और ये चेन बनती है 3 फॉस्फेट की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फुल चार्ज बैटरी हो गई। ATP के मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, क्योंकि इसके बगैर वी आर अनेबल टू परफॉर्म आवर बॉडी फंक्शंस। ठीक है, हमारी बॉडी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती, और जो हम काम कर रहे होते हैं तो हम भी प्रॉपरली अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ATP कन्वर्ट होगा ADP में, तो आपको एनर्जी दे देगा। ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एनर्जी मिलेगी तो ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 प्रोसेस चल रहा है, एक एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आर यू फैमिलियर विद दीज टर्म्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हमने बायो में भी प्रीवियसली डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी की नीड होती है, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है तो एक्सो मीन्स आउटसाइड, जिससे एनर्जी निकल रही है, किसी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का बनना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब फॉस्फेट एक कैच करेगा और एटीपी में कन्वर्ट होगा, वो एंडरगोनिक प्रोसेस है जिसको हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं, एनर्जी इनटेक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी को वो कैच करता है, अपने अंदर होल्ड करता है, ताकि उसको आगे किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने में, बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने में यूज़ कर सके। इज़ दैट क्लियर? लेकिन एटीपी का ब्रेक डाउन, ठीक है, एटीपी का ब्रेक डाउन एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है जिसको हम एनर्जी लिबरेटिंग या एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट के साथ है तो वो ब्रेक होगा। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसमें से एनर्जी लिबरेट हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब है वो एनर्जी सराउंडिंग में आ रही है, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है बॉडी में कहीं पर भी, जहाँ उसकी नीड होती है वो वहाँ ब्रेक होगा एटीपी। इज दैट क्लियर? और वो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो एटीपी का टूटना एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का बनना एंड आपके पास एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो केमिकल एनर्जी, सीधा सीधा जहन में आता है फोटोसिंथेसिस। वी आर स्टडीइंग हियर बायोएनर्जेटिक्स, relationships of energy, transfer of energy, transmission of energy. तो how is it possible कि forget we may forget to study photosynthesis? ठीक है,
फोटोसिंथेसिस के बगैर हमारा ये टॉपिक इनकम्प्लीट रहेगा, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. इज दैट क्लियर? So whenever we talk about photosynthesis, you all know about this process. Photo means light and synthesis means to prepare, to form something, formation, किसी भी चीज़ का बनाना. Light की presence में क्या चीज़ बन रही है वो हम स्टडी करते हैं photosynthesis में. You all know that in this process carbon dioxide and water react in the presence of sunlight and chlorophyll and form glucose and oxygen. You can see here कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है. जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के जो स्टोमेटा है उनसे एंटर होती है लीव्स में, सेल्स में. वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं. रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल. सनलाइट ऑब्वियसली आती है सन से. ठीक है. क्लोरोफिल ऑलरेडी मौजूद है प्लांट के अंदर. प्लांट के जो सेल्स हैं स्पेशली लीव्स के वो ग्रीन इन कलर है क्योंकि वो शो कर रहे होते हैं कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन अपेयर होता है. ठीक है. जब ये सारी चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, इनके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से इन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या चीज़ बनती है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. हमारे पास ग्लूकोज बनता है. ठीक है. फिर वो ग्लूकोज जो है वो बनने के बाद आपस में ज्वाइन होता है, स्टार्च बनाता है और प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है. तो चाहे मैं इस ग्लूकोज की बात करूं चाहे मैं स्टार्च की बात करूं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं. इस पूरे रिएक्शन में एक चीज़ ऐसी भी है जो एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है जिसकी प्लांट को नीड नहीं होती एंड दैट इज़ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है. तो वो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है. स्टोमेटा है प्लांट्स में, उन स्टोमेटा से ऑक्सीजन रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में आती है और ये ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के लिए होता है जिसको उसने अपनी बॉडी से बाहर फेंक दिया. लेकिन ये ऑक्सीजन वेरी इसेंशियल फॉर अस, फॉर एनिमल्स, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इस ऑक्सीजन के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. तो अल्लाह पाक ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को वेस्ट पैदा नहीं किया. हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है. एक चीज़ अगर प्लांट के लिए वेस्ट है, उसकी बॉडी का एक बाय प्रोडक्ट है, उसने बाहर फेंक दिया, हमारे लिए समझने हमारी लाइफ है. अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले वी कैन नेवर बी अलाइव. यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है तो इट मीन्स के प्लांट से वेपर्स रिलीज होते हैं. वेपर्स क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं वो. ठीक है. तो उसको मैंने इक्वेशन में शो कर दिया. I think you don't have any confusion regarding photosynthesis. ठीक है. photosynthesis green parts of the plant में होता है, वो leaves होते हैं और ये green parts में इसलिए होता है क्योंकि sunlight को capture करने की जो एक power होती है, जो एक facility कह लें, वो chlorophyll में होती है and chlorophyll is present only in green parts, that is leaves. एक ऐसा process जिसमें sunlight या जो light energy है वो कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में. ठीक है. तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है दिस इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता ग्लूकोज है. ठीक है. जो एक सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज. लेकिन प्लांट्स इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स में. ठीक है. याद रखिएगा हमने पढ़ा था क्लास में, जब हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही थी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ग्लूकोज मोनोमर है और व्हेन सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर जॉइन टुगेदर तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हमने पॉलीमर का नाम दिया था. जस्ट लाइक स्टार्च, जस्ट लाइक पॉलीसेक्राइड्स. अब इस पॉलीसेक्राइड्स में आपके पास सेलुलोज भी आ जाता है, लिग्निन भी आ जाता है, सो मेनी कंपाउंड्स आर हियर. ठीक है. इज दैट क्लियर? तो प्लांट्स अगर ग्लूकोज बना रहे हैं, प्लांट्स अगर कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बना रहे ना.
वो इस कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की प्रोटीन्स बनाने में, अपनी बॉडी के फैट्स बनाने में, अपनी बॉडी के जो अदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड है वो बनाने में, ठीक है। इसके अलावा ये ग्लूकोज रेस्पायरेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है। देखें, मैं अपनी रेस्पायरेशन की बात नहीं कर रही, अभी मैंने आपको कहा कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एंड दैट ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन आर रेस्पायरेशन, ठीक है। वो थी मेरी रेस्पायरेशन या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रेस्पायरेशन। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। तो प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट को भी तो सांस लेना है, उन्होंने रेस्पायर करना है। और रेस्पायरेशन क्या होती है कि एनर्जी का प्रोड्यूस होना फूड की बर्निंग से। तो ये ग्लूकोज जो बर्न होगा एनर्जी रिलीज होगी, और प्लांट की बॉडी के या प्लांट के सेल्स के जो फंक्शन है वो इस ग्लूकोज की मदद से, इस एनर्जी की मदद से जो है वो कैरी होंगे। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है दैट converts light energy into chemical energy. In this reaction, glucose is produced, and that glucose not only is used to synthesize different carbohydrates, proteins, fats, and nucleic acid molecules that are needed by the plant, but also it is used in respiration to provide energy to the different cells of plants. Is that clear? Don't you have any problem? Don't you have any confusion? Everything is clear? Yes, everything is clear. तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में कुछ ऐसे बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, जिनकी लिविंग सिस्टम को ज़रूरत है। ये बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, दीज ऑल आर बायो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये किसी भी लिविंग सिस्टम की बॉडी में मौजूद हैं। देखें, फोटोसिंथेसिस के हवाले से आप ये मत समझिएगा कि दिस इज़ ओनली नीडेड बाय प्लांट्स, ये वो प्रोसेस है जो प्लांट के लिए ज़रूरी है। नहीं, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा? वी ऑल्सो डिपेंडेंट प्लांट्स। किस पे डिपेंड करते हैं? वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, वी आर ऑल्सो, वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। प्लांट्स तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ बैक्टीरियाज हैं, आपके पास बैक्टीरिया हैं ऐसे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हैं, ये वो प्रिमिटिव साइनोबैक्टीरिया जिनको कंसिडर किया जाता है कि वो प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन लिबरेट की थी इस अर्थ पे। आपके पास एलजी हैं, एलजी जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना फूड भी प्रिपेयर करते हैं और एटमॉस्फेरिक जो आपकी ऑक्सीजन है वो भी रिलीज़ करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो इसकी जो एक बेसिक चीज़ मुझे समझ आती है वो ये है कि भाई मुझे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मेरी लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है इस अर्थ पे, ठीक है। तो आई एम surely dependent on the process of photosynthesis. This is not only required by the plants but also for us. Do you have any problem till here? I don't think so. We see the importance. Mahnur और अनस, बेटे क्या प्रॉब्लम हो रही है? यू कैन शेयर। यस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई नेट का इशू है? आप लोग बार 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 ज़रा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताइए क्या बात है। स्क्रीन तो प्रॉपर शेयर हो रही है, यहाँ से सब कुछ ओके है। यस, फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस कि प्लांट्स, एनिमल्स, वी, एवरी वन डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। और ये डिपेंडेंस जो है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन की वजह से, ठीक है।
ये डिपेंडेंस जाती है फूड चेन की वजह से। तो फूड चेन क्या होती है? फूड चेन, चेन एक सीक्वेंस को कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से एक सीक्वेंस की फॉर्म में। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड करता है दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, इस तरह से एक चेन चलती है। तो वो चेन कहीं से भी शुरू हो कहीं पे भी ख़त्म हो, वो डिपेंड किस पे करती है? फोटोसिंथेसिस पे, प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स हमारे पास क्या होते हैं? अच्छा मुबशरा, मैं रिपीट करती हूँ, आप दोबारा से सुनो, कहाँ से समझ नहीं आया। मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है मैं ये देख रही हूँ। तो मैंने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला पॉइंट ये है कि ना सिर्फ प्लांट्स, एल्जीज, बैक्टीरिया, बल्कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम सब जो है ना वो डिपेंड करते हैं किस पे? फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर शो हो रही है, कैन यू सी दैट पिक्चर? उस पिक्चर में ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो दूसरे पे फीड कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स के लिए, ग्रासेस के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूसर का वर्ड यूज़ किया है। प्रोड्यूसर कहते हैं ऐसे को जो प्रोड्यूस करे, और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वही फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इज़ दैट क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या आ गई कि भाई ये फूड चेन में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स नहीं कर रहे होते बल्कि हमारे लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस आप ये देखिए, क्या मैं, क्या एनिमल्स या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, क्या हम सरवाइव कर सकते हैं कि अगर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ना हो? हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फ्री ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट्स के लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा मौजूद हैं, स्टोमेटा होल्स होते हैं जिनसे फ्री ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। अब अगर वो फ्री ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी तो मैं, आप या एनिमल्स सांस कैसे लेंगे? तो हमारा वजूद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का मरहून मिन्नत है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इसी प्रोसेस के थ्रू मेंटेन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस इस दुनिया में, इस अर्थ पे। अब ज़रा बहुत केयरफुली आप ये पॉइंट सुनिएगा, ठीक है, बहुत केयरफुली ये पॉइंट सुने। हाउ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड, और किस तरह से इस पूरी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है। देखें, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है गैसेस, ठीक है, एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बेटा ये वाली जो प्रॉब्लम है ना अनस, ये सिर्फ आपके साथ हो रही है, आप चेक करवा लें, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कहीं और से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे बाकी स्टूडेंट्स बता दें कि उनकी स्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट एवर आई एम शेयरिंग यू कैन सी दैट स्क्रीन, एंड वट एवर आई एम सेइंग कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? अरे आप मुझे मैसेजेस करके जल्दी जल्दी बता दें कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, कोई मसला तो नहीं है, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो समझ आ रहा है ना? अनस ये बेटा तुम अपना नेट का इशू देख लो, ये उसी का लग रहा है मुझे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बेटा मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। देयर इजंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह विद एनीवन। ओके, तुम अपनी पूरी अटेंशन मुझ पे रखो, बस जहाँ ये ठीक चल रहा है ना तुम वहीं रख लो, तुम लैपटॉप यूज़ कर लो, ठीक है, फ़ोन्स छोड़ दो, अगर लैपटॉप पे कनेक्शन हो रहा है तो फिर उसको यूज़ कर लो। बस आप अपनी अटेंशन मुझ पे रखो, आप ये मत देखो कि ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह यू विल कैच एवरीथिंग। ओके, चलें जी, थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं।
कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बैलेंस होती है। देखें, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। तो एयर अगर मिक्सचर है गैसेस का, तो इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें अदर गैसेस भी हैं। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। अभी तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ही मौजूद रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को कैप्चर करती है, उसकी जो रेज होती है ना उनको होल्ड करती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है शदीद वाली, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सिचुएशन डेवलप होती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए, आइदर प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। और हम जो हैं वो सेफ़ रहते हैं और हमारे जो एंजाइम्स हैं उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है वर्किंग के लिए। अगर बहुत ओवर टेम्परेचर होगा तो हमारी तबीयत ही ख़राब होना शुरू होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। इज़ दैट क्लियर? मेरा ख़्याल है कि अभी हम यहीं तक रखते हैं और वॉट एवर वी डिस्कस्ड हम उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। यस मुबशरा, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ों को जहाँ से हमने अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारी जो बेस्ट सोर्स है इस दुनिया में, ठीक है, वो सन है एनर्जी की। सनलाइट से जो भी एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी, वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ होती है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो उसको हीट की फॉर्म में स्टोर करती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरह होता है कि एक एनिमल जब दूसरे एनिमल पे फीड कर रहा होता है तो उस एनिमल की जो एनर्जी है जो फीड कर रहा है उसमें ट्रांसफ़र हो रही होती है, और इसी तरह से जो पानी है उसमें भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट फैक्ट्रीज़ रन हो रही हैं, ठीक है, टरबाइंस चल रही हैं और जो है वो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, ठीक है। लेकिन एनर्जी के ट्रांसफ़र में जो दो प्रोसेसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो दो प्रोसेसेस कौन से हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। होता क्या है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इसका मतलब है वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन होता है इसका मतलब है वहाँ आके एनर्जी स्टोर हो रही है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो प्रोसेसेस होते हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, उनके बगैर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या पढ़ा हमने कि बैटरीज़ हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी को स्टोर करके रखती हैं ताकि जब हमारे पास लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो तो वो यूज़ हो सके। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका लैपटॉप भी है, आप उसको चार्ज करके रखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ कट ऑफ यू यूज़ दैट लैपटॉप, ठीक है। कंप्यूटर नहीं चल सकता, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी भी जो है ना वो एक मशीनरी की तरह से है जिसको एनर्जी की नीड होती है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी जो प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल वो होता है एटीपी, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बनता है एडीपी से, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हमारे सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, ऑलरेडी सेल के अंदर होता है, प्लांट्स में भी, ह्यूमन में भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये कैच करता है एक फॉस्फेट और एनर्जी स्टोर करता है 7.3 किलो कैल्स पर मोल। इज़ दैट क्लियर? तो एटीपी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी,
ये जब होगा जब इसको एनर्जी मिलेगी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का बनना कब होगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी, तो ये एंडरगोनिक प्रोसेस है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है इसमें से एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो ये होगा क्या, ये उस वक्त होगा जब ये ब्रेक होगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस इज नोन एज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, देन वी स्टार्टेड फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा प्रोसेस जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। बैक्टीरियाज में होता है, एल्जीज में होता है, प्लांट्स में होता है। इसके अलावा जो है वो सिर्फ यही ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं करते, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सारे एनिमल्स हैं वो सब इसी पे डिपेंड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं ग्लूकोज, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। लेकिन फ्री ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी रेस्पायरेशन में। ठीक है, तो ग्लूकोज जो बन रहा होता है वो प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब भी बनाता है। स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। और जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म में और रेस्पायरेशन में हेल्प करता है प्लांट की। ठीक है, फोटोसिंथेसिस फूड चेन में हेल्प करते हैं, हमारी रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, और एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का उसको बैलेंस करते हैं। इज दैट क्लियर? I hope you don't have any confusion till here. Inshallah, we will meet tomorrow. I hope you will read from the book. If you have any confusion, you may ask tomorrow, and I will continue from here. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.